आप वेब डेवलपर में जॉब पाना ही चाहते हैं तो ये 15 स्किल्स आपको आनी ही चाहिए। अब आपको ये पता होगा कि अभी सबसे ज्यादा जो डिमांडेड है वो क्या है, वेब डेवलपर की जॉब है। आप किसी भी पोर्टल में चले जाइए, चाहे naukri.com में चले जाइए, इंडीड में चले जाइए, लिंक्डइन प्रोफाइल में चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा जॉब किसकी मिल रही है, वेब डेवलपर्स की मिल रही है। देखो वेब डेवलपर्स में भी जॉब 3 कैटेगरी की होती है। एक प्राइमरी कैटेगरी की होती है जिसमें आपको 8, 10, 15 इस रेंज में सैलरी मिलती है। दूसरा मीडियम रेंज होता है जिसमें 15 से लेकर के आपको 25-30 हजार रुपए तक की जॉब मिलती है। और एक हाई पेइंग जॉब होता है, हाई पेइंग जॉब जिसमें आपको 35K से लेकर के 70,000 80,000 तक की जॉब मिल सकती है। तो यदि आप हाई पेइंग जॉब गेट करना चाहते हैं वेब डेवलपर्स के अंदर तो आपको क्या क्या ये 15 स्किल्स आने चाहिए, ये पूरे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए और ये क्या क्या स्किल्स हैं ये आपको अच्छे से सीखना होगा, तभी आप हाई पेइंग जॉब गेट कर सकते। तो वेब डेवलपर्स के अंदर सबसे प्राइमरी जो आपका स्किल्स है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है आपका HTML। और HTML आपको HTML5 सीखना है। नॉर्मल HTML से काम नहीं चलेगा। HTML5 के अंदर जितने भी सिमेंटिक टैग हो गए, ठीक है, वीडियो के टैग हो गए, कैनवास के टैग हो गए, ऑडियो के टैग हो गए, वेक्टर इमेज कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें जो नए नए चीजें आपको HTML5 में क्रिएट हो रहा है। क्योंकि देखो बहुत फास्टर चेंज हो रहा है वेब डेवलपमेंट में। तो वेब डेवलपमेंट में आप ये मत सोचिए कि बस आपने 2-4 टैग पढ़ लिए जो पुराने जमाने के, उससे आपका HTML कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है, आपको मॉडर्न HTML सीखना होगा। जो HTML के अंदर के अपडेशंस होते हैं उनके बारे में भी आपको स्टडी करना होगा। पहला आपका प्राइमरी स्किल क्या है, फर्स्ट इज द HTML। सेकंड नंबर पे आता है दैट इज CSS। ठीक है, CSS आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। CSS के अंदर भी आपको CSS में ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे काम करता है, ठीक है, CSS के अंदर जो मॉडर्न टैग हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, CSS के अंदर अपन किस किस तरीके से लिंकिंग कर सकते हैं, डायनेमिक लिंकिंग क्या होता है, स्टैटिक लिंकिंग क्या होता है, हैश ब्लॉक, डॉट ब्लॉक क्या होता है, नेस्टिंग ब्लॉक क्या होता है। तो ये सब चीजें CSS के अंदर आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए। साथ में आपको पोजीशन पता होना चाहिए कि पोजीशन स्टैटिक क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, जितने भी टाइप के पोजीशंस होते हैं, बैकग्राउंड इमेज के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो मतलब CSS आपको इन डेप्थ सीखना हो। ठीक है, नॉर्मल बेसिक CSS से आपका काम नहीं चलने वाला है। तो सेकंड स्किल्स है आपका वेब डेवलपमेंट के लिए कि CSS का डेप्थ में नॉलेज। तीसरा जो स्किल है आपका वेब डेवलपमेंट का दैट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का आपको बहुत थोरो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग से काम नहीं चलेगा। आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर का जो ES6 के फीचर्स हैं वो भी बहुत इन डेप्थ आपको आने चाहिए। ES6 के अंदर आपका एसिंक कैसे काम करता है, वेट कैसे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर्स कैसे काम करता है, मैप मेथड कैसे काम करता है, फॉर ईच लूप कैसे काम करता है, फॉर ऑफ लूप कैसे काम करता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका डेटा स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर में आपको वो वाला डेटा स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा हूं जिसके अंदर आपको बहुत सारा कॉपी किताब लेकर के आप पढ़ना चालू कर देते हो। मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर के डेटा स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ कि मतलब कलेक्शन ऑब्जेक्ट आप पढ़िए, ऑब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है, सेट पढ़िए, मैप पढ़िए। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर के डेटा स्ट्रक्चर आपको सीखने हैं। ठीक है, आपको ट्री और ग्राफ नहीं बनाना है, आपको लिंक लिस्ट नहीं बनाना चालू करना है। ठीक है, आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर का जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कांसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप बहुत डेप्थ में सीखिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब आपने ये सब जावा में पढ़ा होगा, लेकिन अब आज के डेट में ये जावास्क्रिप्ट में भी पूरी चीजें इंप्लीमेंट हो रही है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे भी आपका पूरा फोकस होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूअर जो होगा ना वो जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ ही पूछेगा। यदि आप वेब डेवलपमेंट के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट के अंदर यदि आप हाई पे स्किल के जॉब गेट करना चाहते हैं, हाई पे स्किल यदि आपको चाहिए तो ये सब चीजें तो सीखनी ही होगी। तो मैंने आपको शुरुआत के टॉप 3 आपको जो स्किल्स हैं वो बता दिया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो आपको पता भी होगा। अब चौथा आता है आपका रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी। ठीक है, रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के अंदर आपको बूटस्ट्रैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। बूटस्ट्रैप के अंदर का जो बूटस्ट्रैप 5 या जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर आपको ग्रिड क्या होता है, कितने टाइप के कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, ग्रिड के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स अलग अलग टाइप के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इमेज को हम रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या, और साथ में आपको बूटस्ट्रैप के अलावा मीडिया क्वेरी भी आनी चाहिए। फिफ्थ स्किल्स में कौन सा आएगा, मीडिया क्वेरी। क्योंकि मीडिया क्वेरी इसलिए जरूरी है क्योंकि बूटस्ट्रैप आपके सभी टाइप के स्क्रीन को मैनेज नहीं कर पाता। कुछ ऐसे स्क्रीन होंगे जहां पर बूटस्ट्रैप आपका परफेक्टली काम नहीं करता है, तो वहां पर आपको मीडिया क्वेरी की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं है मीडिया क्वेरी वो आप गूगल में जाकर के रिसर्च करिए या यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि मीडिया क्वेरी क्या होती है, कैसे
कैसे हम मीडिया क्वेरी के थ्रू भी स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं, ये चीजें भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये टॉप 5 स्किल्स हो गए फ्रंट एंड के लिए स्पेशली। अब अपन बात करते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट की। यदि आप वेब डेवलपर्स हो, सीधी सी बात है, वेब डेवलपर का मतलब होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी आपको सीखनी होगी। इसके पहले आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। डेटाबेस के अंदर आपको एसक्यूएल बेस एक डेटाबेस पैकेज का आपको नॉलेज बहुत अच्छे से सीखना होगा। जैसे MySQL आप सीख सकते हैं, दूसरा आपका NoSQL बेस में MongoDB सीख सकते हैं। तो डेटाबेस आपका ये 6 नंबर का स्किल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DBMS क्या होता है, RDBMS क्या होता है, ORDBMS क्या होता है, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एसिड प्रॉपर्टीज डेटाबेस के अंदर क्या होती है। तो ये सभी चीजें, डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होती है, डेटाबेस के अंदर सर्वर कैसे क्रिएट होते हैं, ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 7th पॉइंट है बेस्ड आपका बैकएंड प्रोग्रामिंग से। अब बैकएंड प्रोग्रामिंग में आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं, तो आपको सभी प्रोग्रामिंग बैकएंड में नहीं सीखनी। ये आपका डिपेंड करता है कि आप वेब डेवलपमेंट किससे करना चाहते हो। यदि आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो .NET से, तो आपको C# प्रोग्रामिंग सीखनी है। यदि आप जावा से करना चाहते हो तो आप जावा प्रोग्रामिंग सीखिए। यदि आपको पाइथन से करना है तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखिए, ठीक है। यदि आपको रूबी ऑन रेल्स से करना है तो आप रूबी लैंग्वेज सीखिए। तो कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपके रिक्वायरमेंट पे मैच हो रही है, उसमें से कोई सा भी बैकएंड प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। इनमें से चारों सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बात करते हैं पाइथन के अंदर, तो पाइथन प्रोग्रामिंग यदि आपको सीखना है तो सिर्फ पाइथन ही सीखना है, आपको पाइथन के साथ जावा सीखने की जरूरत नहीं है। तो बैकएंड प्रोग्रामिंग में चारों में से कोई एक आप सीख सकते हैं। Node.js भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि आजकल Node.js भी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। क्योंकि Node.js से क्या होगा, जो आपने जावा स्क्रिप्ट सीखा है वो जावा स्क्रिप्ट का जो आपको हेल्प भी मिलेगा और Node.js आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन वो फिर भी वो आपके कंपनी के चॉइस पे या आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कंपनी में मूव करना चाहते हो। यदि आप जावा की कंपनी में जाना चाहते हो तो बैकएंड प्रोग्रामिंग में आपको जावा कोर ही सीखना हो। तो ये आपका 7th नंबर का स्किल्स आ गया आपका बैकएंड प्रोग्रामिंग। अब मैं इसके बाद आपको बता रहा हूं 8th नंबर के स्किल्स पे। 8th नंबर के स्किल्स पे आपको बैकएंड प्रोग्रामिंग के बाद बैकएंड फ्रेमवर्क आपको सीखना होगा, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग से काम नहीं चलने वाला, फ्रेमवर्क से ही एप्लीकेशंस बनता है। तो फ्रेमवर्क के अंदर जैसे आप जावा से बिलोंग करते हो तो जावा में अभी सबसे ज्यादा चल रहा है आपका स्प्रिंग MVC फ्रेमवर्क और हाइबरनेट फ्रेमवर्क। यदि आप .NET से बिलोंग कर रहे हैं तो आप ASP.NET Core MVC आप सीख सकते हैं और इसके साथ आप एंटिटी फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। रूबी ऑन रेल्स में तो रेल्स अपने आप में एक फ्रेमवर्क है। इसके अलावा यदि आप Node.js सीखना चाहते हैं तो Node.js के अंदर आप Node.js लाइब्रेरी का यूज कर लीजिए और उसके अंदर आप कोई सा भी फ्रेमवर्क आप सीख सकते हो। जैसे आप एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क सीख सकते हो। इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के पाइथन के अंदर यदि आप फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो तो पाइथन के अंदर सबसे बेटर फ्रेमवर्क है आपका जेंगो, ठीक है। तो फ्रेमवर्क सिलेक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये 8वां स्किल हो गया कि आपको फ्रेमवर्क का नॉलेज भी होना चाहिए, फ्रेमवर्क भी आपको सीखना होगा, ठीक है। इसके बाद 9th पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में जो वेब डेवलपमेंट बन रहा है वो मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर भी इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में जो डेवलपमेंट का सिनेरियो चेंज हो चुका है, ठीक है। आज के डेट में API डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, क्योंकि हम एप्लीकेशन को मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो वेब सर्वर को मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर यदि आपको इंप्लीमेंट कराना है, वेब डेवलपमेंट का जो फंक्शनलिटी है उसको यदि आपको मोबाइल एप्लीकेशन में चलाना है तो उसके लिए आपको रेस्टफुल API बनाने पड़ेंगे। तो आपको API फ्रेमवर्क भी सीखना होगा। .NET के अंदर यदि आपको API फ्रेमवर्क सीखना है तो वेब API से सीख सकते हैं। जावा के थ्रू यदि आपको सीखना है तो स्प्रिंग बूट से सीख सकते हैं। जेंगो रेस्टफुल API आपका पाइथन जेंगो के अंदर यूज होता है। रेल्स के अंदर रेल्स फ्रेमवर्क खुद ही API डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। Node.js के अंदर भी हम API बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको API जो है ये 9th स्किल्स में आता है, ये आपको आना ही चाहिए। API को टेस्ट करते भी आपको आना चाहिए। API के अंदर HTTP क्या होता है, HTTP मेथड्स क्या होते हैं, ये भी बहुत डेप्थ में आपको आनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर कंपनी के इंटरव्यू में API के बारे में पूछा ही जाता है। अब मैं 10th पॉइंट की बात करूं, टेस्टिंग। आपको थोड़ा सा टेस्टिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। यदि आपको यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से यूनिट टेस्टिंग की जाती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट है। अब 11वां पॉइंट में बताना चाह रहा हूं आपका डिजाइन पैटर्न। आप कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर यदि इंटरव्यू में जाएंगे तो वो डिजाइन पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है, डिपेंडेंसी ब्रिज डिजाइन पैटर्न क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पैटर्न क्या होता है। अलग अलग टाइप के डिजाइन पैटर्न होते हैं, क्रिएशनल, बिहेवियरल, अलग अलग टाइप के MVC डिजाइन पैटर्न भी हो गया आपका। तो बहुत सारे डिजाइन पैटर्न होते हैं। आप डिजाइन पैटर्न जरूर पढ़िए। आप गूगल में लिखिए डिजाइन पैटर्न क्या होता है वेब डेवलपमेंट के लिए, तो आपको पूरा इन डेप्थ आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे डिजाइन पैटर्न के ऊपर। तो ये जो 11वां स्किल है आपका वो किस पे बेस्ड है, डिजाइन पैटर्न पे बेस्ड है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 12वें स्किल पे, ठीक है। जो 12वां स्किल्स हमारा, उसके अंदर आपको डेवलपमेंट के साथ साथ आपको डिप्लॉयमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए। डिप्लॉयमेंट भी आपको सीखना होगा, क्योंकि बिना डिप्लॉयमेंट के आप अपने प्रोजेक्ट को बना तो लिया आपने लोकल में, पर उसको यदि आपको लाइव करना है तो आपको डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि लोकल सिस्टम से प्रोजेक्ट को एक लाइव मशीन के अंदर इंस्टॉल करना। आपका जो क्या होगा,
होगा, वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेसिबल होगा। ठीक है, यदि आपको कोई भी एप्लीकेशन जो आपने बनाया है यदि आपको किसी को प्रेजेंट भी करना है तब भी आपको डिप्लॉयमेंट आना चाहिए। आजकल दो टाइप के अलग अलग सर्वर आते हैं, एक शेयर्ड सर्वर आता है, एक इंडिविजुअल सर्वर आता है। ठीक है, शेयर्ड मशीन आपको बहुत सस्ती में मिल जाती है, आप वहां पर भी अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। शेयर्ड मशीन में भी दो टाइप के मशीन होते हैं, एक विंडोज और दूसरा लिनक्स। आप इसमें से कोई सा भी मशीन परचेस करके अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। 13 नंबर पे आता है आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग। आप जब भी कोई भी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर रहे हो या कोई भी एप्लीकेशंस को लॉन्च करो उसके पहले उस एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी करिए। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूल्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के अंदर, जैसे अपाचे के अंदर भी आपका अपाचे लोड रनर करके एक टूल्स है, आप उसके थ्रू भी किसी भी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग कर सकते हो। ये भी आपके एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब एप्लीकेशन आपका लाइव होगा और मल्टीपल यूजर यदि एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके बाद 14 पॉइंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो कंपनी आज के डेट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज करती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का मतलब ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो किसी ना किसी सीआरएम के अंदर मैनेज होता है। तो आप जोहो सीआरएम सीख सकते हो। जोहो सीआरएम के बहुत सारे कंटेंट आपको इंटरनेट के अंदर मिल जाएंगे। साथ में आप जीरा सीआरएम सीख सकते हो। दोनों में से कोई एक सीआरएम यदि आपने सीखा हुआ है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्रिएट करेगा और ये जो दूसरे लोगों से आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाएगा। तो हाई पेइंग स्किल जो आपके लिए इस टाइप के स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और लास्ट जो होता है वो होता है VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। 15 पॉइंट है, इसके लिए आपको गिट और गिटहब ये दोनों चीजें बहुत इन डेप्थ सीखनी होगी, क्योंकि आज के डेट में जो प्रोजेक्ट का जो इंटीग्रेशन होता है वो पूरा का पूरा गिट और गिटहब के अंदर ही होता है। जैसे आपके पास लोकल मशीन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन है और उसको यदि आपको लगातार सर्वर से सिंक कराना है, आप चाहते हो कि लोकल के अंदर कोई भी चेंजेस करो तो सर्वर के अंदर वो चेंजेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको गिट और गिटहब दोनों का यूज करते हुए आना चाहिए। गिट के कमांड्स आने चाहिए, गिटहब के अंदर पूरा का पूरा मैनिपुलेशंस आपको आने चाहिए। तो ये जो 15 स्किल्स मैंने आपको बताई, यदि आप ये स्किल्स बहुत अच्छे से सीख लेते हैं और इसका यदि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर है तो आप बहुत अच्छे कंपनी में हाई पेइंग स्किल जॉब जो है गेट कर सकते हैं। और अपने रिज्यूमे में भी मेंशन आप ये 15 टूल्स कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, रिज्यूम जो सर्च होता है ना वो किसके बेस पे होता है, टूल्स के बेसिस पे होता है, स्किल के बेसिस पे होता है। और यदि आप ये स्किल अपने रिज्यूम में मेंशन करते हैं तो आपके रिज्यूम की जो प्रायोरिटी होगी Naukri.com के अंदर, इंडीड के अंदर या किसी भी जॉब पोर्टल के अंदर आप अप्लाई करेंगे तो आपका रिज्यूम का जो सर्च इफिशियंसी होगी वो भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। थैंक यू।